Hey everyone, I Khushbu Jaiswal welcome you on my channel Shine with Science. So in the previous video we have discussed about the applications of systematics. Now the new next topic is the new trends in the systematics, in the taxonomy. एंड वन ऑफ देम इज़ दी साइटोटेक्सोनॉमी. बहुत सारे हैं. साइटोटेक्सोनॉमी है, मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी है, कीमोटेक्सोनॉमी, ईथोटेक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, so many are there. We will discuss it one by one. So let's start with cytotaxonomy. Cytotaxonomy से start करते हैं. See, cytotaxonomy नाम से पता चल रहा है cyto that is something related to cell. Cell से related होगा. ठीक है. तो use of cytology in the study of taxonomy is called cytotaxonomy. जब हम cytology का use करते हैं ना taxonomy में, use of cytology in the study of taxonomy तो उसको हम साइटोटेक्सोनॉमी कहते हैं. ठीक है. जब भी हम यूज़ करते हैं साइटोलॉजी का टेक्सोनॉमी की स्टडी में तो उसको हम साइटोटेक्सोनॉमी कहते हैं. ठीक है. टेक्सोनॉमी हमें पता है क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ सो मेनी थिंग्स, मॉर्फोलॉजी, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड ऑल, एक्सटर्नल इंटरनल फीचर्स, ऑल दी थिंग्स आर मैटर. सो उसमें एक हम साइटोटेक्सोनॉमी भी एक मेथड है, तरीका है, एक ट्रेंड है जिसके थ्रू हम क्लासिफिकेशन करते हैं, सेल की स्टडी करते हैं. ठीक है. और उस सेल में बेसिकली हम किसकी स्टडी करते हैं? क्रोमोसोम्स की स्टडी करते हैं. और क्रोमोसोम के जो भी स्टडी करते हैं उसके आधार पे साइटोटेक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन किया जाता है. ठीक है. तो ये जो स्टडी है साइटोटेक्सोनॉमी की, इसमें स्टडी की जाती है बेसिकली कैरियोटाइप्स और आइडियोग्राम्स की. किसकी स्टडी की जाती है इसमें? दो, कैरियोटाइप्स और आइडियोग्राम्स के. ठीक है. अब ये कैरियोटाइप्स और आइडियोग्राम्स क्या होते हैं? तो कैरियोटाइप्स की अगर बात करें ना, तो जो भी सोमैटिक क्रोमोसोम है, यानी सेक्स सेल्स को छोड़ के बाकी सेक्स सेल्स जो है उनके क्रोमोसोम्स को छोड़ के बाकी जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उनको सोमैटिक क्रोमोसोम कहते हैं. तो सोमैटिक क्रोमोसोम के जो भी फिनोटाइपिक अपीयरेंस है, ठीक है, वो जैसा भी दिख रहा है उसे हम जो है कि कहते हैं कैरियोटाइप, उसे उसका कैरियोटाइप कहते हैं. ठीक है. तो जो जितने भी सोमैटिक क्रोमोसोम्स हैं वो जैसे दिख रहे हैं, उनकी मोर्फोलॉजी जैसी है, उसको कहते हैं हम कैरियोटाइप. और उसी कैरियोटाइप का जब हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द आइडियोग्राम्स. उसे हम आइडियोग्राम्स कहते हैं. कैरियोटाइप किसे हम कहते हैं? कैरियोटाइप हम कहते हैं जो भी क्रोमोसोम्स है, सोमैटिक क्रोमोसोम्स है, उसकी जो भी अपीयरेंस है, फिनोटाइपिक अपीयरेंस है, उसको हम कैरियोटाइप कहते हैं. और जब उसी कैरियोटाइप को हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम आइडियोग्राम्स कहते हैं. उन्हें हम आइडियोग्राम्स कहते हैं. तो बेसिकली साइटोटैक्सोनॉमी में ये कैरियोटाइप्स और आइडियोग्राम्स की स्टडी की जाती है. ठीक है. स्टडी की जाती है और उसके आधार पे क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण ऑर्गेनिजम्स का, जंतुओं का, जीवों का किया जाता है. ठीक है. जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्रोमोसोम का ध्यान में रखा जाता है जब मतलब क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो उसमें कैरियोटाइप में बेसिकली क्या देखा जाता है? क्रोमोसोम का नंबर. ठीक है. क्रोमोसोम का नंबर देखा जाता है. क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम की साइज देखी जाती है. ठीक है. और क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी देखी जाती है. और क्रोमोसोम का बिहेवियर देखा जाता है. क्रोमोसोम बिहेवियर ड्यूरिंग मियोसिस. ठीक है. क्रोमोसोम का बिहेवियर मियोसिस के वक्त देखा जाता है. तो बेसिकली इसमें हम जो कैरेक्टर्स देखते हैं क्रोमोसोम के, वो है क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम साइज, क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी एंड क्रोमोलॉजी बिहेवियर ड्यूरिंग मियोसिस. तो इन सारे कैरेक्टर्स को, क्रोमोसोम के इन सारे फिनोटाइपिक अपीयरेंस का स्टडी किया जाता है.
नाउ अगर हम बात करें कि कुछ जो टेक्निक्स है जो यूज़ की जाती है साइटोटैक्सोनॉमी में, तो उसमें से पहला है कैरियोटाइप एनालिसिस। कैरियोटाइप एनालिसिस सबसे पहले मतलब मोस्ट फ्रिक्वेंटली यही यूज़ किया जाता है, कैरियोटाइप एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि सारे इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो सेम होता है ना। जो भी स्पीशीज़ होते हैं, कोई इंडिविजुअल स्पीशीज़ है तो उसमें जितने भी स्पीशीज़ पाए जा रहे हैं, जितने भी स्पीशीज़ मतलब जितने भी इंडिविजुअल्स उस स्पीशीज़ में हैं, एग्जिस्ट करते हैं, उन सभी में क्रोमोसोम नंबर सेम होगा। जैसे हम ह्यूमंस की बात करें, जैसे होमो सेपियंस है, ये होमो सेपियंस हमारी स्पीशीज़ है। तो जितने भी हैं ह्यूमंस इस धरती पे, उन सब में क्रोमोसोम नंबर जो है वो 46 यानी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम सब में सारे ह्यूमंस में पाए जाते हैं। वही डॉग की बात करें तो 78 क्रोमोसोम्स डॉग में पाए जाते हैं। डॉग की जो भी डॉग एक स्पीशीज है तो उसके जितने भी ब्रीड्स पाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि ब्रीड टू ब्रीड वैरी करेगा, नहीं, डॉग है तो डॉग में 78 क्रोमोसोम्स ही पाए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि डॉग क्या एक पर्टिकुलर स्पीशीज है। ठीक, कैट है तो कैट में 39 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो क्या है कि नंबर जो है क्रोमोसोम्स का वो सेम होता है एक ही स्पीशीज में, ठीक है। तो जो वेरिएशन होगा क्रोमोसोम नंबर में वही टेक्सोनोमिक टूल की तरह काम करता है। सपोज किसी ऑर्गेनिज्म में हमें मतलब जो मिला है क्रोमोसोम का नंबर वो किसी और स्पीशीज से मैच नहीं खाता है, वो किसी और स्पीशीज से मैच नहीं खाता है, तो वो उसको एक सेपरेट स्पीशीज की कैटेगरी में कैटेगराइज कर देंगे, क्लासिफाई कर देंगे। तो बेसिकली जो कैरियोटाइप एनालिसिस है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम के आधार पे जो है वो किया जाता है क्लासिफिकेशन, क्योंकि जो क्रोमोसोम नंबर है वो स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। एक स्पीशीज है तो उसमें उतने ही क्रोमोसोम नंबर पाए जाएंगे उसके सारे इंडिविजुअल्स में। तो ये एक आधार बन जाता है साइटोटैक्सोनॉमी का, जिसके थ्रू क्लासिफिकेशन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। इससे क्या होता है कि कैरियोटाइप एनालिसिस से क्या होता है कि जो होता है ऑर्गेनिजम्स का सेपरेशन स्पीशीज लेवल पे क्रोमोसोम नंबर के आधार पे, वो जो है कि काफी मदद करता है साइटोटैक्सोनॉमी में। अब नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट इसमें यूज किया जाता है क्रोमोसोम बैंडिंग, ठीक है। क्रोमोसोम बैंडिंग का यूज किया जाता है। क्रोमोसोम बैंडिंग क्या होता है, बेसिकली क्रोमोसोम्स पे बैंड्स बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, डाई से स्टेनिंग की जाती है, डाई से स्टेनिंग की जाती है तो उस पर लाइट और डार्क बैंड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जहाँ पे बैंड्स में कुछ एबनॉर्मलिटीज दिखाई देती हैं या जहाँ पे स्टेनिंग प्रॉपर नहीं होती है तो उससे पता लगता है कि कुछ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी होती है, तो उस बैंडिंग के थ्रू पता चल जाता है कि यहाँ पे इस क्रोमोसोम में कुछ दिक्कत है, कुछ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी है। ये वो टेक्निक है जिससे कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कोई भी क्रोमोसोम का जो भी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी होता है ना, उसका आइडेंटिफिकेशन हम ये क्रोमोसोम बैंडिंग के थ्रू करते हैं। सो क्रोमोसोम बैंडिंग जो होता है उसमें बेसिकली क्रोमोसोम्स को स्टेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम डाई, कुछ डाई का यूज करके क्रोमोसोम की को स्टेन किया जाता है, जिससे कि उस पर लाइट और डार्क कलर की बैंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो वो जब बैंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो उस बैंड के फॉर्मेशन से क्या होता है कि वो मतलब उससे जो है कि क्लियरली विजिबल्स होती है। अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी होती है तो वो आसानी से विजिबल हो जाती है हमें
उस टेक्निक से, क्रोमोसोम बैंडिंग से। इसमें मोस्टली क्या किया जाता है कि जब डिवीजन हो रहा होता है सेल का, तो जब मेटाफेज स्टेज पे पहुंचता है तो मेटाफेज स्टेज पे ही उसके फर्दर डिवीजन को रोक दिया जाता है, अरेस्ट कर दिया जाता है। वहीं पे कुछ एंजाइम्स वगैरह को ऐड करके, कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वगैरह को ऐड करके उसके फर्दर डिवीजन को रोक दिया जाता है। उसको मेटाफेज स्टेज पे ही अरेस्ट कर दिया जाता है, क्योंकि मेटाफेज स्टेज के बाद फिर क्या होता है कि उसमें चेंजेस आने लगते हैं, फर्दर डिवीजन होता है, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होने लगता है। तो उसी स्टेज पे डिटेक्ट कर लिया जाएगा, तो इससे काफी हेल्प मिलेगी क्लासिफिकेशन की फील्ड में, टेक्सोनॉमी की फील्ड में। इस वजह से जो है क्रोमोसोम की बैंडिंग की टेक्निक की जाती है क्लासिफिकेशन के लिए। ये एक एडिशनल टूल है जिससे कि हम जो है कि आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं इंडिविजुअल क्रोमोसोम का। एक क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट में अलग अलग डिफरेंट इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स की प्रॉपर स्टडी इसमें इसके थ्रू की जा सकती है, ताकि क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो इजी हो जाए। इसमें जो है कि जनरली जो है कि ग्वानिन और साइटोसिन और एडेनिन और थायमिन रिच रीजन्स जो होते हैं, वहाँ पे जो है कि क्रोमोसोम सेगमेंट्स जो है कि वो उस पे मीन्स ज़्यादा उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्रोमोसोम बैंडिंग के थ्रू। इसमें जनरली जो है कि डार्कली स्टेन्ड ट्रांसवर्स बैंड्स बनते हैं और लाइटली स्टेन्ड ट्रांसवर्स बैंड्स का फॉर्मेशन होता है। बैंड्स जो है कि वो कंसिस्टेंटली रिप्रोड्यूसेबल होते हैं, मतलब कि उनको दोबारा वो रिप्रोड्यूस किए जा सकते हैं। और हर स्पीशीज में क्या होता है कि बिल्कुल स्पेसिफिक बैंडिंग होती है। आपको हर स्पीशीज के क्रोमोसोम्स में एक जैसी बैंडिंग नहीं देखने को मिलेगी। हर स्पीशीज में क्या होता है कि बैंडिंग का जो पैटर्न होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। यानी कि कह सकते हैं कि ये जो क्रोमोसोम बैंडिंग होती है ये स्पीशीज स्पेसिफिक होती है। हर स्पीशीज में थोड़े अलग पैटर्न की बैंडिंग देखने को मिलती है। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन में हेल्प मिल जाती है क्रोमोसोम बैंडिंग के थ्रू। अब नेक्स्ट टेक्निक की हम बात करें जो यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन इन द फील्ड ऑफ साइटोटैक्सोनॉमी, सो दैट इज कैशमा फ्रीक्वेंसी। कैशमा क्या है? कैशमा सबसे पहले तो ये जानना है कि कैशमा क्या है। तो कैशमा बेसिकली क्या होता है, जब को क्रोमोसोम है, सपोज ये सेंट्रोमियर हो गया और ये क्रोमोसोम्स, ठीक है, ये क्रोमोसोम्स मैंने ड्रॉ किए, ठीक। तो ये क्या है, ये दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है। दीज आर दी टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एंड दीज आर दी क्रोमैटिड्स। ये क्या है, ये इसकी सिस्टर क्रोमैटिड है और ये आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होता है कि जब जेनेटिक मटेरियल इन्हें एक्सचेंज करना होता है तो क्या होता है कि एक एक्स शेप का एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है लाइक दिस, ऐसे। ये इस पॉइंट पे जहां पे ये कांटेक्ट में आ रहे हैं, ये दोनों क्रोमैटिड्स कांटेक्ट में आ रहे हैं, इसी पॉइंट पे कैशमेटा बनता है। इसी पॉइंट को यहाँ पे एच मैंने भूल गई लिखना, ओके, कैशमेटा या जिसे कह सकते हैं कैशमा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, कैशमेटा बनता है। तो ये जो है, ये पॉइंट जहाँ जिस मतलब जहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, जिस पॉइंट पे दो क्रोमैटिड्स का, तो उसको कैशमेटा बोलते हैं। तो ये कितना, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कैशमेटा फॉर्मेशन कितना हो रहा है, कितना जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है, ये भी एक बहुत अच्छा टूल है फॉर द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। कैशमा जो है कि वो जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है और ये डिप्लोटिन स्टेज में देखा जाता है, ठीक है। कैशमा का जो फॉर्मेशन होता है ये किस स्टेज पे होता है, जब मियोसिस डिवीजन हो रहा होता है तो उसकी डिप्लोटिन स्टेज जो होती है उस स्टेज पे ये कैशमा का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होते हैं, क्रोमोसोम्स अपना एक्सचेंज करते हैं।
ठीक है। और ये भी जो है स्पीशीज स्पेसिफिक होता है, ये भी क्या होता है, स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। मतलब हर स्पीशीज में अलग अलग फ्रिक्वेंसी में, मींस अलग अलग कह सकते हैं नंबर ऑफ टाइम्स जो है कि कैशमा फॉर्मेशन होता है, कैशमा बनता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हर स्पीशीज में अलग अलग मात्रा में होता है। तो इस तरीके से कैशमा फ्रीक्वेंसी के थ्रू भी हम क्लासिफिकेशन यानी कि ऑर्गेनिजम्स का वर्गीकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट इज तो ये बहुत जो है कि सिंपल टेक्निक है, इसको हम सिंपली डिफाइन, अगर डेफिनेशन की बात कही जाए तो कैशमा फ्रीक्वेंसी को हम कह सकते हैं कि द एस्टिमेशन ऑफ द लेवल ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, इसका साइटोटैक्सोनॉमी में यही यूज है कि जो कोई पॉपुलेशन है तो उसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का लेवल क्या है। ठीक है, जीन्स कितने रिकम्बाइन हो रहे हैं, कोई पॉपुलेशन में जीन्स कितने रिकम्बाइन हो रहे हैं, उसका लेवल क्या है, वही हम कैशमा फ्रीक्वेंसी में पता करते हैं, ये वही है। ठीक है, तो ये जेनेटिक ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को एनालाइज करने के लिए ये बेहतरीन टूल है। ठीक, तो ये है कैशमा फ्रीक्वेंसी, इसी के थ्रू हम जो है कि इसके थ्रू भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं इन द फील्ड ऑफ साइटोटैक्सोनॉमी। नाउ नेक्स्ट इज, अगर हम बात करें नेक्स्ट टूल या टेक्निक की जो यूज किया जाता है वो है डीएनए हाइब्रिडाइजेशन। डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, डीएनए हाइब्रिडाइजेशन ये एक और बहुत अच्छा जो है कि टेक्निक है जो कि यूज होता है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात की जाए तो ये होता क्या है। ठीक है, तो डीएनए हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो बाउंड करते हैं और एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। ठीक है, जब वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, क्या होता है उसमें दो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं और वो आपस में जो है कि बाइंड करके, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, वो आपस में बाइंड करके एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। तो यही जो है कि वही है जो है कि डीएनए हाइब्रिडाइजेशन। जो बॉन्डिंग होती है वो जो है कि डिपेंडेंट किस पे होती है, बेस पेयरिंग पे। बेस के बीच में पेयरिंग्स होती हैं, जो बेसेस होते हैं नाइट्रोजनस बेसेस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमाइन, ये जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं इनके बीच में पेयरिंग होती है और पेयरिंग के थ्रू एडेनिन जो है कि पेयरिंग करता है और फिर इसी तरह ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन ये सभी आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से पेयरिंग करते हैं और पेयरिंग के थ्रू क्या होता है कि एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। तो यही है डीएनए हाइब्रिडाइजेशन। क्या है ये है डीएनए हाइब्रिडाइजेशन। अगर इसकी बात करें तो इससे मतलब इसका साइटोटैक्सोनॉमी में इसमें क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, तो ये बेसिकली एक साइकोकेमिकल कह सकते हैं कि ये प्रोवाइड करता है एक साइकोकेमिकल मीन्स जिससे कि हम जेनेटिक रिलेटेडनेस अमंग स्पीशीज, मतलब स्पीशीज के बीच में क्या जेनेटिक रिलेशन है, वो कैसे जेनेटिकली एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से कैसे जेनेटिकली जुड़े हुए हैं, ये इसके थ्रू हम ये पता लगा लेते हैं। ठीक है, तो डीएनए हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हम क्या पता लगा सकते हैं कि जो स्पीशीज है वो आपस में जेनेटिकली कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, उसका पता हम डीएनए हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के थ्रू लगाते हैं। ठीक है, और जो है कि इसको एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया जाता है, ऑल्दो इट टेक्स प्लेस नेचुरली, बट इसको जो है कि मतलब परफॉर्म भी किया जाता है लैबोरेटरी में बाय मीन्स ऑफ सम प्रोसेसेस। ओके, तो इसका भी यूज हम साइटोटैक्सोनॉमी में यानी कि क्लासिफिकेशन में करते हैं। नाउ द नेक्स्ट जो हम यूज करते हैं टेक्निक दैट इज डीएनए फाइलोजेनी। डीएनए फाइलोजेनी। ओके, तो डीएनए फाइलोजेनी में क्या होता है, बेसिकली डीएनए फाइलोजेनी की हम बात करें तो फाइलोजेनी जो है वो क्या है, स्टडी है ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। कोई भी दो फाइलोजेनी की अगर हम बात करें तो सिर्फ फाइलोजेनी क्या है, किसी भी
ऑर्गेनिज्म है, कोई ऑर्गेनिज्म है, तो उनमें आपस में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, वो मतलब कि वो जो जैसे उनका इवोल्यूशन हुआ है, उनका स्लो डेवलपमेंट हुआ है, तो वो क्या उनका रिलेशन है, उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है विद अदर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे ऑर्गेनिज्म से वो कैसे और एडवांस बने हैं। तो फाइलोजेनी ये होता है। तो इसमें जो है कि क्या पैटर्न और पैटर्न को आइडेंटिफाई किया जाता है और इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। जो भी डेवलपमेंट का पैटर्न है और जो भी इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और उस आधार पे फिर क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि डीएनए फाइलोजेनी है ये, तो कंपेयर किया जाता है इसमें न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस। ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर न्यूक्लियोटाइड की क्या सीक्वेंस है उसको कंपेयर किया जाता है डीएनए फाइलोजेनी में। ठीक है, फाइलोजेनी तो क्या होता है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हम पता करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, जो भी चीजें हैं लाइक डेवलपमेंट का पैटर्न और इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स क्या है उसको जो है कि आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन इसमें जो होता है कि बेसिकली अगर डीएनए फाइलोजेनी की बात करें तो इसमें हम न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को कंपेयर करते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड जिसका कि डीएनए बना होता है, पेंटोज शुगर, पेंटोज और फोस्फेट का बना होता है। ठीक है, तो और बेस पेयर्स का बना होता है, इन तीन चीजों से मिलके बना होता है। तो बेसिकली हम उस इन न्यूक्लियोटाइड का जो है, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को जो है कंपेयर करते हैं और उस आधार पे डीएनए फाइलोजेनी के थ्रू वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट टेक्निक इसमें जो यूज की जाती है वो है डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग, डीएनए सीक्वेंसिंग, डीएनए सीक्वेंसिंग। तो डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होता है कि ये मतलब कि लैब में परफॉर्म किया जाता है। टेक्निक होती है कि एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स या बेसेस कह सकते हैं। एक डीएनए मॉलिक्यूल में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका सीक्वेंस क्या है, बेसेस का सीक्वेंस क्या है, वही पता लगाया जाता है डीएनए सीक्वेंसिंग के थ्रू। और फिर उस आधार पे जो है कि ऑर्गेनिज्म का यानी स्पीशीज का जो भी क्लासिफिकेशन किया जाता है, इससे क्या होता है, इंफॉर्मेशन मिलता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि वही जो कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे इवोल्यूशन हुआ इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, वो उसके डीएनए की सीक्वेंसिंग यानी कि जो मतलब कि एक सीक्वेंस है जो न्यूक्लियोटाइड्स का, उसको पता करके उसकी इवोल्यूशनरी जो भी हिस्ट्री है उसको निकाला जाता है। तो इस तरीके से ये भी साइटोटैक्सोनॉमी में हेल्पफुल है। ठीक है, तो ये बात हो गई डीएनए सीक्वेंसिंग की। नाउ द नेक्स्ट इज genetic differentiation by electrophoresis. Next is genetic differentiation by electrophoresis. ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस जो प्रोसेस है इसके बारे में आप पहले पढ़ चुके होंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेशन किया जाता है मॉलिक्यूल्स का ऑन द बेसिस ऑफ द साइज। ठीक है, साइज के आधार पे वो उनका क्या होता है कि सेपरेशन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। बॉक्स होती है जिसमें अगारोज जेल ऐड किया जाता है। ठीक है, और फिर उससे जो है कि सेपरेशन का प्रोसेस किया जाता है, प्रोटीन्स को सेपरेट किया जाता है। ठीक है, तो जेनेटिक डिफरेंशिएशन बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें जेनेटिक डिफरेंशिएशन कैसे हो रहा है? इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से, यानी कि जीन्स का डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, जो भी जेनेटिक मीन्स रिलेटेड टू जीन्स, डीएनए, क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स का डिफरेंशिएशन हो रहा है इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हेरिडिटरी डिजीज वगैरह का पता लग सकता है। जो भी आनुवंशिक बीमारियां चली आ रही है जनरेशन टू जनरेशन, जो भी हेरिडिटरी डिजीज है उसके बारे में क्रोमोसोम से जो है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से पता चल जाता है कि क्या मतलब डिजीज वगैरह अगर कोई है तो क्या है।
ठीक है। तो इलेक्ट्रोफोरेटिक सेपरेशन से क्या होता है कि जो डिफरेंटली अलग अलग साइज के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं कि उनका कैरेक्टराइजेशन हो जाता है, और वो जो है कि जेनेटिकली लिंक्ड है कि नहीं डिजीज से ये पता चल जाता है। उनका एक तरीके से सेपरेशन हो जाता है फ्रेगमेंट्स का, जो भी होते हैं फ्रेगमेंट्स कट किया जाता है फ्रेगमेंट्स में, और फिर उसको जो है कि डाल दिया जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए। तो उसमें क्या होता है, फ्रेगमेंट्स का सेपरेशन हो जाता है। तो जो भी एबनॉर्मल या जो भी जो है कि डिजीज्ड जेनेटिकली लिंक्ड टू डिजीज वाले जीन्स जो होते हैं, जो भी डिजीज से जेनेटिकली जुड़े होते हैं, वो वाले जो क्रोमोसोम्स होते हैं, वो वाले जो डीएनए होते हैं, वो जो है कि सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है। तो इसका भी यूज इस तरीके से क्लासिफिकेशन में किया जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, बेसिकली सैंपल जो होता है उसको बफर सॉल्यूशन में डाला जाता है और फिर उसको जेल बॉक्स में लोड कर दिया जाता है, और उसके बाद जो है कि जेल को रन कराया जाता है, जो अगारोस जेल होती है, और फिर फाइनली क्या होता है कि उसमें विजुअलाइज किया जाता है। तो जो भी डीएनए के जो भी क्रोमोसोम्स जो भी डिफेक्टेड होते हैं, मतलब जो कि डिजीज प्रोन्ड मतलब कि जिसमें डिजीज के लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि हाँ ये इसमें ये क्रोमोसोम जो है कि ये डिजीज कॉज करेगा, हेरिडिटरी है ये, तो वो चीज वो इससे सेपरेट हो जाती है। तो इससे भी मदद मिल जाती है साइटोटैक्सोनॉमी के थ्रू क्लासिफिकेशन में। नाउ द नेक्स्ट इज पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, बेसिकली इसमें एंजाइम्स वगैरह ऐड किए जाते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस से तो सेपरेशन ही किया जाता है, लेकिन इसमें कुछ एंजाइम्स वगैरह ऐड किए जाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है और फ्रेगमेंट्स की साइज जो है वो मेजर की जा सकती है। इसमें जो फ्रेगमेंट्स की साइज होती है वो मेजर की जा सकती है। ये मेथड जो होते हैं ये मतलब कि सेपरेट कर सकता है 50 kb साइज तक के डीएनए को, ये सेपरेट कर सकता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उस डायरेक्शन में जो है कि जो डीएनए होते हैं सीक्वेंस, वो फ्रेगमेंट्स डीएनए के वो सेपरेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये भी काफी मदद करता है साइटोटैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन के लिए। इसमें बेसिकली जो क्या होता है कि एक पावरफुल जीनोटाइपिंग टेक्निक है ये, जो कि लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना उनको सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है, लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल्स को। और इसमें एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐड किया जाता है जेल मैट्रिक्स में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी सप्लाई की जाती है। और इससे क्या होता है कि इससे भी जो सेपरेशन है वो हो जाता है डीएनए फ्रेगमेंट्स का। तो ये भी हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ साइटोटैक्सोनॉमी, इन द फील्ड ऑफ साइटोटैक्सोनॉमी। नाउ द लास्ट टेक्निक which is used in cytotaxonomy, that is spectrophotometric technique. Spectrophotometric spectrophotometric टेक्निक, इसका भी बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है साइटोटैक्सोनॉमी में। अब ये होता क्या है, ये मेथड है ना जो कि मेजर करता है कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो होता है, यानी कि डीएनए वगैरह जो है वो कितनी अमाउंट में लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, कितनी इंटेंसिटी की लाइट को वो एब्जॉर्ब कर रहा है। बेसिकली उसको सैंपल सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है, ठीक है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को, और पता लगाया जाता है कि वो बेसिकली कितनी लाइट ऑफ इंटेंसिटी को वो एब्जॉर्ब कर रहा है, कितनी अमाउंट में लाइट को वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इससे भी क्या होता है कि डिफरेंट वेवलेंथ पे अलग अलग जो डीएनए होते हैं वो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो हर कंपाउंड जो है वो उसका डिफरेंट लेवल ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है, डिफरेंट वेवलेंथ की वो लाइट एब्जॉर्ब करता है। तो ये क्या करता है कि एक स्पेक्ट्रम बना लेता है, उस कंपाउंड के लिए एक स्पेक्ट्रम बन जाता है।
तो डिफरेंस जो होते हैं वो किस वजह से होते हैं, क्योंकि अनसेचुरेटेड न्यूक्लिक एसिड्स में क्या होता है कि अनसेचुरेटेड रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट जो कंपाउंड्स होते हैं वो डिफरेंट इंटेंसिटी की या डिफरेंट वेवलेंथ वाले लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये भी एक टेक्निक है जो यूज की जाती है साइटोटैक्सोनॉमी में। अब अगर बात करें कि साइटोटैक्सोनॉमी का सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि इसका महत्व क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टैक्सोनॉमिक स्टडीज में। ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, मतलब इसलिए क्योंकि ये एक मतलब क्रोमोसोम्स का मॉलिक्यूलर लेवल पे एक कंपैरेटिव स्टडी एक कंपेयर करके बता रहा है। मॉलिक्यूलर लेवल पे बिल्कुल बहुत ही डीप में ये क्रोमोसोम्स का कंपैरिजन करके बता रहा है और उस आधार पे क्लासिफिकेशन कर रहा है। क्रोमोसोम का बहुत ही ज़्यादा डिटेल में वर्गीकरण, मतलब उसकी सारी सब कुछ स्टडी करके और फिर उस आधार पे इसमें क्लासिफिकेशन होता है। इसलिए इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है इन द फील्ड ऑफ टैक्सोनॉमी। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डीएनए के बने होते हैं और डीएनए में जो वेरिएशन होगा तो उससे क्या होगा, क्रोमोसोम चेंज होगा ही होगा। तो उससे क्या होगा, इंडिविजुअल स्पीशीज जीन्स या कुछ भी है तो उनमें भी चेंजेस आएंगे ही अल्टीमेटली। ठीक है, तो क्या है कि वही है कि क्रोमोसोम जो है डीएनए के बने और डीएनए में अगर कोई भी वेरिएशंस है तो उससे क्या होगा, क्रोमोसोम में भी वेरिएशन होगा और क्रोमोसोम में वेरिएशंस होंगे तो ऑब्वियसली कोई जो भी स्पीशीज है, ऑर्गेनिज्म है, जीनस है, उसमें जो है कि उसके सब में वेरिएशंस आएंगे ही आएंगे। तो इस तरीके से जब वेरिएशंस होंगे, वेरिएशंस का पता लग गया तो हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं इजिली। ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज में, डिफरेंट जीनस में या क्लास में, ऑर्डर में उसको प्लेस कर सकते हैं इजीली। तो टैक्सोनॉमी बायोलॉजी का एक ऐसा पार्ट है जो कि ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन से डील करता है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स की स्टडी के आधार पे। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि साइटोजेनेटिक्स, ठीक है, साइटोजेनेटिक्स जो है या वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्पफुल है इन दिस फील्ड, साइटोटैक्सोनॉमी के फील्ड में। ठीक है, तो लेट्स डू अ क्विक रिवीजन। अगर हम साइटोटैक्सोनॉमी की बात करें तो साइटोटैक्सोनॉमी में बिल्कुल साइटोलॉजिकल स्टडीज जो भी है वो की जाती है साइटोटैक्सोनॉमी में। साइटोटैक्सोनॉमी में बेसिकली जो दो चीज़ें की जाती है वो है कैरियोटाइप्स और आइडियोग्राम्स। कैरियोटाइप्स क्या होता है, बेसिकली द स्टडी ऑफ द स्टडी ऑफ द क्रोमोसोम्स की प्रॉपर स्टडी की जाती है, क्रोमोसोम्स की प्रॉपर स्टडी की जाती है, उसके जो भी फिनोटिपिक अपीयरेंस होते हैं उसका पता लगाया जाता है और फिर वो जो पता लगा, वो जो एनालिसिस हुई, वो जो रिजल्ट हमें मिला उसे जब हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम आइडियोग्राम्स कहते हैं। और अगर ये साइटोटैक्सोनॉमी में देखा जाए तो बिल्कुल क्रोमोसोम लेवल पे स्टडी की होती है सेल की। ठीक है, क्रोमोसोम का बिल्कुल मॉलिक्यूलर स्टडी की जाती है और उस आधार पे जो है कि क्लासिफिकेशन किया जाता है। इसमें कई सारी टेक्निक्स यूज की जाती है और जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्रोमोसोम के ध्यान में रखे जाते हैं क्लासिफिकेशन के लिए वो बेसिकली होते हैं क्रोमोसोम की नंबर, क्रोमोसोम साइज, क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी और उसका बिहेवियर ड्यूरिंग मियोसिस। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें ध्यान में रखी जाती है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। वही अगर हम बात करें कि कौन कौन से टेक्निक्स के थ्रू क्लासिफिकेशन इसमें किया जाता है तो एक होता है कैरोटाइप एनालिसिस। कैरोटाइप एनालिसिस बहुत ही मतलब सिंपल वन है क्योंकि हमें पता है कि सारे इंडिविजुअल्स में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो कैरोटाइप एनालिसिस से हमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पता चल जाते हैं तो उस आधार पर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फिर वही आता है क्रोमोसोम बैंडिंग। क्रोमोसोम बैंडिंग में क्या होता है कि ये एक टेक्निक है जिसमें क्रोमोसोम्स को इसकी स्टेनिंग की जाती है विद द हेल्प ऑफ डाइज और उसको मेटाफेज स्टेज पे की जाती है, स्टेनिंग मियोसिस डिवीजन के मेटाफेज स्टेज पे की जाती है। और उसमें क्या है कि लाइट और डार्क बैंड्स बनते हैं और हर स्पीशीज में अलग अलग पैटर्न के बैंड्स बनते हैं तो उस आधार पे आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है कि इस स्पीशीज में कोई एबनॉर्मलिटी है या क्या है इस स्पीशीज के क्रोमोसोम्स में और ये कैसे डिफरेंट है दूसरे ऑर्गेनिज्म से। तो ये पता करना
ईजी हो जाता है। तीसरा है कैजमा फ्रिक्वेंसी, मतलब कितनी मात्रा में, कितने अमाउंट में कैजमा का फॉर्मेशन हो रहा है, कैजबीटा फॉर्मेशन हो रहा है, कितने जेनेटिक मटेरियल्स का चेंजेस हो रहे हैं, किस स्पीशीज में कितने हो रहे हैं, उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। फिर आता है डीएनए हाइब्रिडाइजेशन। डीएनए हाइब्रिडाइजेशन में मतलब जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ठीक है, डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बन रहे हैं विद दी 2 कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मॉलिक्यूल्स, तो वो मतलब कि कैसे बन रहे हैं, तो उसके थ्रू मतलब क्या पता लग सकता है एक मतलब कि क्या रिलेटेडनेस है स्पीशीज में। तो एक हमें मिल जा रहा है कि डीएनए कंपोनेंट्स जो है डिफरेंट ओरिजिन से है, अलग अलग सबके डीएनए कंपोनेंट्स जो है वो उनका डिफरेंट ओरिजिन है। तो उससे क्या हमें डीएनए हाइब्रिडाइजेशन से एक वो मिल जा रहा है, साइकोकेमिकल मीन्स मिल जा रहा है, एक जरिया मिल जा रहा है, जिससे कि हम जेनेटिक रिलेशन जो है स्पीशीज के बीच में वो पता लगा सकते हैं। फिर आता है डीएनए फाइलोजेनी। डीएनए फाइलोजेनी जो है, इसके बात करें तो फाइलोजेनी का मतलब होता है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो भी हम निकाले, तो डीएनए फाइलोजेनी में क्या होता है कि डीएनए फाइलोजेनी में हम स्टडी करते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फाइलोजेनी जो होता है वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। और डीएनए फाइलोजेनी में हम क्या करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को कंपेयर करते हैं। कोई भी स्पीशीज है, कोई भी 2 स्पीशीज है, तो उनमें हम आपस में क्या करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड के जो सीक्वेंसिंग है, जो सीक्वेंस है कि सीक्वेंस में अरेंज है न्यूक्लियोटाइड, उसको हम जो है कि उसके पैटर्न को हम कंपेयर करते, स्टडी करते, कंपेयर करते और उस आधार पे क्लासिफिकेशन करते हैं। फिर आता है डीएनए सीक्वेंसिंग। तो डीएनए सीक्वेंसिंग में भी क्या करते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है, जो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है ना, इसमें भी बेसिकली वही किया जाता है कि मतलब कि लैब में डिटरमाइन किया जाता है कि एग्जैक्ट सीक्वेंस क्या है न्यूक्लियोटाइड्स का या बेसिस का, किसी डीएनए के मॉलिक्यूल में क्या सीक्वेंस है डीएनए का। तो उसके थ्रू हमें पता चलेगा कि अच्छा इस ऑर्गेनिज्म में कुछ अलग सीक्वेंसिंग है, इसमें कुछ अलग सीक्वेंसिंग है, तो इस तरीके से ये ऑर्गेनिज्म या ये स्पीशीज इस स्पीशीज से डिफरेंट है, तो हमें उसे डिफरेंट जीनस में रखना है और इसको डिफरेंट जीनस में रखना है। तो इस तरीके से ये हेल्प करता है साइटोटैक्सोनॉमी में। नाउ नेक्स्ट इज जेनेटिक डिफरेंशिएशन बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेशन किया जाता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो जेनेटिक डिफरेंशिएशन किया जाता है, यानी कि जो भी जीन्स का डिफरेंशिएशन होता है, तो इसमें भी जो है कि ऑर्गेनिजम्स का जो भी है एक मतलब कि फ्रेगमेंट्स जो होते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू अलग किए जाते हैं। तो जो भी जेनेटिक डिफरेंशिएशन यानी कि जो भी डिफरेंट फ्रेगमेंट्स सेपरेट हो जाते हैं, तो उसकी स्टडी करके जो है कि क्लासिफिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट इज पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी सेपरेशन ही होता है, लेकिन इसमें जो है कि क्या किया जाता है कि इसमें एक चीज ये होती है कि इसमें एक एंजाइम ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐड कर दिया जाता है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में के थ्रू जो होता है उसका सेपरेशन होता है, फ्रेगमेंट्स का सेपरेशन होता है, और इसमें लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स का भी सेपरेशन इसमें आसानी से हो जाता है। लास्ट वन इज स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टेक्निक्स। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टेक्निक्स की बात करें तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि कितना केमिकल सब्सटेंस मतलब कितनी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है कोई भी क्रोमोसोम, डीएनए जो भी है, वो कितनी अमाउंट, कितनी इंटेंसिटी, कितनी वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या होता है कि अलग अलग जो कंपाउंड्स होते हैं डीएनए के, वो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो डिफरेंस होता है ना, उस आधार पे स्पीशीज टू स्पीशीज अलग अलग होता है, ठीक है, अलग अलग स्पीशीज के अलग अलग वेवलेंथ के जो है कि एब्जॉर्ब करती है लाइट, तो उस आधार पे फिर इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। और इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो ऑब्वियसली बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पूरी मतलब क्लासिफिकेशन के फील्ड में, क्योंकि इसमें बिल्कुल मॉलिक्यूलर बेसिस पे क्रोमोसोम्स की स्टडी की जाती है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो होते हैं डीएनए के मतलब डीएनए के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, और डीएनए में अगर कोई वेरिएशन होगा तो ऑब्वियसली क्रोमोसोम में भी वेरिएशंस होंगे, और वेरिएशंस के थ्रू वजह से क्या होगा कि उस ऑर्गेनिज्म में भी, उस स्पीशीज में भी वेरिएशंस होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट साइटोटैक्सोनॉमी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ another trend of the taxonomy. Okay, till then, bye bye, see you in the